अरे यार, कितना मेहनत करती हूँ लेकिन तुम सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। याद से सब्सक्राइब कर दिया करो, ओनली फॉर मोटिवेशन। जब हमें लगता है सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी ही ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेती है, नए रोमांच के साथ। हम मैन को अपनी धीरे कदमों से आइस कॉफिन के पास जाते हुए देखते हैं। कॉफिन के अंदर हैन होती है, जिसे मैन छू कर अपनी ट्रू लव्स फीलिंग प्रेजेंट करता है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है मैन बेसब्री से हैन का इंतज़ार कर रहा है। हमें मैन की कल्पना दिखाया जाता है, जिसमें हैन अपनी आंखें खोलकर मैन के प्रति अपनी फीलिंग्स प्रेजेंट करती है। मैन अपनी आंखें खोलकर देखता है कि हैन तो अब भी बेहोश है। दूसरी तरफ हमें चू को दिखाया जाता है, जो आराम से बैठकर चाय पी रही होती है। उधर हम उदास मैन को आते हुए देखते हैं, जो आकर बैठता है। चू मैन से कहती है चिंता मत करो, हालांकि गॉड मैसेंजर का वेपन जहरीला होता है, बट हैन भी तो बचपन से पॉइजन वाटर में ही पली बड़ी है। उसने दवा भी खाई है और 9/11 का पॉइजन ब्लड भी है। बस कुछ दिन उसे पॉइजन वाटर में रहने दो, फिर गॉड मैसेंजर का जहर उतर जाएगा। मैन कहता है मिसेस चू, क्या आप श्योर हैं? चू कहती है हैन मेरी बेटी है, हालांकि पहले मैं नफ़रत करती थी, लेकिन मैं श्योर हूँ वो ठीक हो जाएगी। मैन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन जैसे ही दिन बीत रहा है हैन और ज़्यादा बेहोश हो रही है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। फिर वहाँ पर श्याओ भी आ जाती है। श्याओ भी आकर उदासी वाले मूड में बैठ जाती है। चू कहती है लो और एक आ गया चिंता मूर्ति। मैंने एक दवा बनाई है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन वापस आ जाएगा। सिक्यू एक हफ्ते तक ऐसे मूर्ति बना रहेगा, फिर उसका यूनिकॉर्न आर्म वापस आ जाएगा। बट थोड़ी सी चिंता हो रही है, अगर यूनिकॉर्न आर्म का पावर नहीं आया तो। श्याओ कहती है हाँ इसलिए मुझे भी चिंता हो रही है। मिसेस चू, अगर सिक्यू एक हफ्ते तक बिना खाए पी रहेगा, क्या वे भूख के कारण मर तो नहीं जाएगा? चू कहती है भरोसा रखो, सिक्यू के पास स्ट्रॉन्ग इंटरनल पावर है, भले ही उसे भूखा क्यों ना रहना पड़े, फिर भी वे ठीक रहेगा। श्याओ सुनकर फिर से उदासी वाले मूड में चली जाती है। श्याओ को और एक बात याद आती है। वे चू से कहती है मुझे आपसे और एक बात पूछना है। इन 3 सालों में जब मैं मकबरे में कैद थी, क्या मेरे पापा ने किसी को भी भेजकर मेरी खोज करने की कोशिश की थी? मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। चू चाय का कप रखकर कहती है तुम्हारे पापा हर 1-2 हफ्ते में किसी न किसी को भेजा करते थे तुम्हारी खोज के लिए, तब मैं उन लोगों को भगा दिया करती थी। श्याओ गुस्से में कहती है बस इतना ही? इन 3 सालों में मेरे पापा को मेरी चिंता नहीं हुई? चू कहती है चिंता कैसे करते, जब तुम यहाँ आई थी तब राजा ने तुम्हारे पिता को शाही आदेश दिया कि श्याओ 3 साल तक मोडू की रक्षा करेगी। क्या श्याओ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता इतने बहादुर है कि वे आदेश ठुकरा दें? श्याओ हाथ पटक कर खड़ी हो जाती है। मैं तो एक साधारण परिवार की बच्ची ही थी, तो राजा ने मुझे ही शाही आदेश क्यों दिया? चू कहती है क्या तुम्हें पता है ये मोरोंग के मैरिज प्रपोजल से पहले ये मोरोंग ने तुम्हारे पापा को किसी से मिलवाया था? श्याओ कहती है जब मैंने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उस पर्सन को हम नाराज़ नहीं कर सकते, बस इतना ही कहा था। मिसेस चू, क्या आपको पता है वह कौन था? चू कहती है वह प्रिंसेस साकुरा स्नो थी। श्याओ चिंता में पड़ जाती है। तब मैन कहता है मैंने सुना है प्रिंसेस साकुरा स्नो राजा की आंख का तारा है, वे जो चाहती है राजा उसके लिए करते हैं, कभी उसको मना नहीं किया। इसके अलावा साकुरा की ही ताकत महल की ताकत है, राजकुमार भी उससे थोड़ा डरते हैं, फिर वह छोटी सी बात के लिए टूम किंग की बात क्यों सुनेगी? चू कहती है तुम्हें शायद पता ही होगा कि ये मोरोंग को उसके पिता ने 6 साल की उम्र में ही उसे रॉयल पैलेस में भेज दिया। ये मोरोंग की दोस्ती प्रिंसेस साकुरा स्नो से हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कहना मुश्किल है। ये सुनने में आता है कि प्रिंसेस साकुरा स्नो ये मोरोंग से बहुत प्यार करती है, शायद वह ये मोरोंग के खातिर मान गई होगी। श्याओ कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस टाइप की वो प्रिंसेस है, जब मैं अपने शहर जाऊँगी ना, मैं अपने पापा से पूछूंगी और सच्चाई का पता लगाऊंगी।
चू मैन से कहती है, मैन फेंग लू, मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है हैन के पिता के राख को उनके शहर में दफनाने के लिए, ताकि आत्मा को शांति मिले। मैन कहता है, ओके, आप बिना टेंशन के जा सकती हैं, मैं हैन का अच्छे से ध्यान रखूँगा। चू मैन पर विश्वास करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम शाओ को देखते हैं कि वह हैन से मिलने जाती है। वह हैन के ताबूत से बातें करती है कि हैन, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारे बिना मैन भाई अकेले हैं, वे अपना आपा खो रहे हैं। फिर वह कुछ सीढ़ियों से नीचे उतर कर एक फूल तोड़ती है और कहती है, पता नहीं, मेरा भी मन नहीं लग रहा बंदर के बिना, हालांकि हम बहुत लड़ते हैं। वे ऐसी बातें कर ही रही होती है, अचानक उसे अजीब सा महसूस होता है। वह पलट कर देखती है कि हैन को कुछ होने लगता है। वह भागकर हैन के पास जाती है, देखती है कि हैन के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर शाओ चिल्लाते हुए भागती है, मैन भाई जल्दी आओ, हैन को कुछ हो रहा है। मैन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पड़ जाता है। वह कहता है, हैन का पॉइज़न गॉड मैसेंजर के पॉइज़न को ठीक नहीं कर सकता। शाओ कहती है, अब क्या होगा? मैन कहता है, चू भी यहाँ नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सोचने लगता है। शाओ कुछ सोचती है, फिर बोलती है, मुंह का वेपन जहरीला है तो उसके पास जहर की दवा भी होगी, कैसा रहेगा अगर हम उसके पास जाए तो? मैन कहता है, हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम सिक्यू के वापस आने तक यहाँ पर देखभाल करो, मैं हैन को लेकर गॉड मैसेंजर को ढूंढ कर उसके पास जाऊँगा। शाओ कहती है, कुछ दिन पहले मैंने चू से सुना था कि तनिको मकबरे की रखवाली में लापरवाही के कारण मुंह को कुनलून के पर्वत पर गोल्ड आयरन मकबरे की रक्षा के लिए भेज दिया। मैन कहता है, अच्छा, अब इंतजार किस चीज़ का? वह फट से चला जाता है। हम देखते हैं कि मैन हैन को पूरे ताबूत के साथ ही वे झील को पार कर रहे होते हैं। मैन हैन से इतना प्यार करता है, वह हैन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह हर मुश्किल राहों को पार कर सकता है, चाहे जंगल से लेकर तपता रेगिस्तान क्यों ना हो। मैन को सिर्फ हैन को बचाना ही है। वह उतने ही जोश के साथ बर्फीले पहाड़ों में चढ़ता है। उसको अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। हर मुश्किलों का सामना कर कर वह गोल्ड आयरन मकबरे में पहुंच जाता है। वह गिरने के बाद भी थका नहीं, उसका जोश और बुलंद हो गया, उसके इरादे और पक्के हो गए। दूसरे सीन में हमें गोल्ड आयरन मकबरे के अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। हम गॉड मैसेंजर को देख सकते हैं और मैन हैन को लेकर मुंह के पास पहुंच जाता है। वह बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। मुंह कहती है, तुम वापस जाओ, मैं इसको नहीं बचा सकती। वह एक टूम गार्डियन है और वह टूम रेडर का साथ दे रही है। इसने टूम गार्डियन दल का अपमान किया है, इसने परंपराओं को तोड़ा है। मैन को गुस्सा आता है। मुंह कहती है, तो क्या तुम मुझे मारोगे? फिर मुंह और कहती है, तुम्हारी हालत तो लड़ने के भी लायक नहीं है। हैन तो अब बच नहीं सकती, मेरी सलाह मानो, इसे दफना दो, फिर अपनी ताकत को रिस्टोर करना, फिर अपना बदला लेने आ जाना। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मुंह पहाड़ी के ऊपर से मैन को देख रही होती है। मैन हैन के ताबूत को खींच कर ले जा रहा होता है, लेकिन क्या फ़ायदा, हैन तो मर गई। मैन रुक जाता है, बेबस, बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। वह हैन से इतना प्यार करता है, लेकिन वह हैन के लिए कुछ नहीं कर सकता। वह हैन के ताबूत को पकड़कर वह अफसोस कर रहा होता है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।